चलिए पेज नंबर 378 क्वेश्चन 14 का 3। ऑन 18 अगस्त 2010 पेज 378 गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ रिट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज इन टैक्स रेट। तो गवर्नमेंट ने 30 जून 10 के साल का रेट रिट्रोस्पेक्टिवली बदल दिया, यानी पिछले साल का रेट बदल दिया 18 अगस्त को। इट रिलेट्स टू अ सर्कमस्टांसेस डेट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट इज अ नॉन एडजस्टिंग। बड़ा क्लियरली मैं आपको 3-4 दफा बता चुका हूं, अगले साल टैक्स रेट चेंज हो जाए तो ऐसी सूरत में हमारे साल की कैलकुलेशन को रिवाइज नहीं करना, एडजस्ट नहीं करना, बिकॉज इट प्योरली रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस डेट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट। अनाउंस किया डिविडेंड 33 पर शेयर, अगले साल अनाउंस किए। ये किस साल का डिविडेंड होगा? हमारे साल का फाइनल। तो क्या कहना है? इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, हाउएवर इट मस्ट बी डिस्क्लोज गिविंग द ब्रीफ इट मस्ट बी डिस्क्लोज गिविंग द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अमाउंट और सारा नेचर तो डिविडेंड ही है ना, गिविंग द डिटेल्स ऑफ डिविडेंड। इन्वेंट्री जो कि पड़ी हुई थी हमारी किताबों में 15 मिलियन की 30 जून को, ये डैमेज हो गई फ्लड में जुलाई 10 को, जुलाई 10 को डैमेज हुई फ्लड में। तो बताएं जी फ्लड कब आया? तो इट रिलेट्स टू डेट अरोज, दैट्स व्हाई इट इज अ 5 जुलाई को कॉरपोरेट कस्टमर बैंकरप्ट डिक्लेयर हुआ और लिक्विडेटर ने अनाउंस कर दिया 25 अगस्त को कि 20% ऑफ डेट इसका रिसीव नहीं होगा। 5 अगस्त को बैंक करप्ट हुआ। बैंक करप्ट होने की वजह बताएं, आगे छोड़ें, बैंक करप्ट होने की वजह बताएं। मैं कह सकता हूं ये सवाल साइलेंट वाला है? तो डेटर साल के बाद भी पता चले बैंक करप्ट हो गया है, इसका मतलब है अगर 30 जून को भी हम जाते तो उसके पास पैसे, अनलेस के सवाल कह दे कोई हादसा हुआ है 2 जुलाई को जिसकी वजह से आग लगी है, तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। डेटर और इन्वेंट्री के केस में अगर रीजन ना, ऊपर तो रीजन बताई हुई थी फ्लड की, अगर रीजन ना बताए तो डेट इज आगे हैं आप सारे। चलें मैंने जो सवाल कराना था वो मैं कराता हूं। पास पेपर क्वेश्चन 2 का 4। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दें सवाल के टॉप पे पढ़ के, पेज नंबर 371। टीएल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। टीएल सेल्स प्रोडक्ट बी विद अ वारंटी ऑफ 12 मंथ्स। हम कस्टमर को वारंटी कार्ड कितने महीने, मोबाइल वाले भाई, हम कस्टमर को वारंटी कार्ड कितने महीने का बना के देते हैं? 12 महीने का। जब दुकान पे आता है कस्टमर
हमारी दुकान पे बिस्मिल्लाह मोबाइल शॉप, टीएल बिस्मिल्लाह मोबाइल शॉप, तो हम उसे कहते हैं भाईजान 12 महीने की वारंटी कार्ड ले लो और जाओ। अगरचे द मैन्युफैक्चरर दैट इज सल्फर प्रोवाइड्स अ वारंटी ऑफ 8 months ओनली। जब वो घर जाता है तो एक और वारंटी कार्ड डब्बे के अंदर पड़ा होता है। हम 12 महीने की वारंटी दे रहे हैं कस्टमर को, जब वो घर जाता है तो एक और वारंटी कार्ड डब्बे के अंदर पड़ा होता है। वो किसकी तरफ से होता है? अगरचे मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है वारंटी कितने अरसे के लिए? रिटेलर ने कहा 12 महीने तक की वारंटी लेते हैं हम, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने कहा है 8 महीने की वारंटी। वारंटी सर्विसेज आर ओनली प्रोवाइडेड बाय एसएल, लेकिन रिपेयर टीएल को करनी नहीं आती चीज। मोबाइल हाईली टेक्निकल है, रिपेयर टीएल को करनी नहीं आती चीज। चाहे पहले 8 महीने में मोबाइल सही होने के लिए आए या अगले 4 महीने में सही होने के लिए आए, जाएगा एसएल के पास ही रिपेयर होने के लिए। रिपेयर सर्विसेज मैन्युफैक्चरर ही परफॉर्म करके दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर ही रिपेयर करके देगा। अगरचे टीएल इज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन टीएल रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा अगर एसएल फेल हो जाए अपनी वारंटी ऑनर करने के लिए। यानी कि असूली तौर पे तो पहले 8 महीने की वारंटी किसकी तरफ से मिली हुई है, लेकिन हमने 12 महीने की इसलिए लिख दी है कि अगर मैन्युफैक्चरर मसला करेगा तो पहले 8 महीने हम भी सही करके दे सकते हैं, ले आना फिर हमारे पास भी, हम किसी तरह तुम्हें सही करके दिलवा देंगे मैन्युफैक्चरर से। असूली तौर पर 8 महीने की वारंटी किसने दी हुई है? तो 8 महीने के बारे में हम जरा रिलैक्स फील करेंगे क्योंकि वो जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर ने उठाई हुई है। लेकिन अगर स्टिल उस 8 महीने में मसला हो जाए और कस्टमर एसएल के पास जाए और एसएल लिफ्ट ना कराए, तो पहले 8 महीने में फिर टीएल एसएल से सही करवा के दे देगा, सही करके एसएल ही देता है। इफ वारंटी क्लेम अराइजेज विद इन 8 months, अगर वारंटी 8 महीने में अराइज हो जाए, 8 महीनों के अंदर, 8 महीने के अंदर अगर चीज खराब हो जाए, एसएल विल नॉट चार्ज एनी कॉस्ट टू भाई कस्टमर को तो वारंटी कभी दुनिया में चार्ज नहीं होती है। कस्टमर को वारंटी क्यों चार्ज होनी है? ये तो हैरत की बात है। यानी आप कस्टमर बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में कस्टमर कभी भी वारंटी वाली चीज के पैसे नहीं देता। वो तो या मैन्युफैक्चरर खर्चा करे या रिटेलर खर्चा करे। क्या मतलब? यानी कि अगर 8 महीने में मोबाइल खराब हो गया तो कस्टमर से कहेंगे पैसे दे, सही करके दे देते हैं। दिस हाइट ऑफ एनीथिंग। पूरी दुनिया में कस्टमर पैसे नहीं देता। ये तो पता नहीं कोई अजीब सा आपने बिजनेस शुरू कर दिया अपना। आप ना बिजनेस कीजिएगा। इफ वारंटी क्लेम राइजेस विद इन, मैन्युफैक्चरर डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट टू। इस वजह से टीएल इज रिलैक्स फॉर फर्स्ट 8 months। टीएल रिलैक्स है पहले 8 महीने में। एसएल ने कहा यार 8 महीने मैं ही सही कर दिया करूंगा, तू जा या रिलैक्स कर। 8 महीने की लायबिलिटी हमारी किताबों में नहीं आएगी, टीएल की किताबों में। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज मैन्युफैक्चरर विल नॉट चार्ज अस एनीथिंग। लेकिन एक लाइन और है, however TL is responsible if SL fails to honor its obligation in remote circumstance। मैं एक डरते डरते लाइन लगा रहा हूं, तड़तड़ तड़तड़, शायद मुझे 8 महीने के अंदर अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने सही करके ना दिया तो फिर 8 महीने का वारंटी का खर्चे के लिए मैं लायबल फील कर रहा हूं, मैं टीएल टूवर्ड्स कस्टमर।
अगर वॉलंटरी क्लेम 8 महीने में आ जाए तो एसएल ने टीएल से कोई पैसे नहीं लेने। इसका मतलब है फिर ये खुद ही कस्टमर को सही करके देगा। इसका मतलब है कि फॉर फर्स्ट 8 मंथ्स नो प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ टीएल बिकॉज, फिक्रा यहीं से उठाएं, बिकॉज टीएल नहीं, वो फिक्रा किधर गया है? बिकॉज इफ वारंटी क्लेम अराइज विद इन 8 months, SL will not charge any cost to, therefore TL will not record any provision. However, if SL fails to honor its obligation for 8 months, TL is responsible towards, therefore TL will disclose a contingent liability. ये शायद लाइबिलिटी अराइज हो या कंफर्म है ये लाइबिलिटी है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है ना, इट विल रिकॉर्ड अ contingent liability, रिकॉर्ड नहीं, डिस्क्लोज, गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ। ये तो बात हो गई पहले 8 महीने की। आखिरी 4 महीने के लिए सही तो मैन्युफैक्चरर ही करके देगा, लेकिन रिटेलर जाए, वो कस्टमर करवाएगा इसी से सही, यही सही करके देगा, लेकिन यह खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? टीएल बर्दाश्त करेगा। अब आखिरी 4 महीने में अगर कस्टमर वक्तन फवक्तन इससे चीजें सही कराते आते रहे तो ये सारा रिकॉर्ड रख लेगा उन चीजों का, और आखिरी 4 महीने के पैसे इससे। अब मैं आखिरी 4 महीने के लिए लायबल फील करूंगा, क्यों? मैं वारंटी पीरियड से आगे बढ़ के अपनी तरफ से भी वारंटी उसको दे रहा हूं। एसएल चार्जेस 500, SL charges 1000 and SL charges 2500 for minor, moderate and major defect in each unit. SL charges to TL, कस्टमर को कभी नहीं कोई चीज डालनी है आप लोगों ने, वो तो वारंटी में फ्री होती हैं सारी चीजें। SL charges to TL, सर आपको कैसे पता चला SL charges to TL? असल में SL ने सही करके देना ना, वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एसएल। एसएल चार्जेस टू टीएल 500, 1000 रुपया और 2500 रुपया फॉर अ माइनर, मॉडरेट एंड मेजर डिफेक्ट रिस्पेक्टिवली इन ईच यूनिट इफ द डिफेक्ट अराइजेस इन द एक्सटेंडेड वारंटी पीरियड ऑफ 4 months ऑफर्ड बाय। आप बता दें वारंटी किसने ऑफर की है? टीएल ने, लेकिन सही करके किसने देने? अब कौन किसकी तरफ लायबल फील करे अगले 4 महीने के लिए? टीएल एसएल की तरफ लायबल फील करे फॉर 4 months। कस्टमर की तरफ मैंने नहीं एरो बनाया, कस्टमर को तो नहीं मैंने सही करके देना, कस्टमर को वादा है मेरा, लेकिन मैं पैसे तो इसी को दूंगा ना, मैं पैसे समझ लें, पैसे मैं इसको दूंगा। द चांस दैट वारंटी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट सोल्ड मे अराइज इज एज अंडर, प्रोबेबिलिटीज उसने दे दी हैं। अब आप मुझे बता दें फर्स्ट 8 months के अंदर 100 में से 12 मोबाइल आ जाएंगे सही होने के लिए, फर्स्ट 8 months के अंदर 100 में से 7 मोबाइल आएंगे मॉडरेट रिपेयर के लिए, और फर्स्ट 8 months के अंदर 100 में से 4 आएंगे मेजर रिपेयर के लिए। कितना अजीब कारोबार है, इतने ज़्यादा चीज़ें तो आपकी तकरीबन ये कोई 20-25 चीज़ें तो इधर बन गई हैं जो आ जाएंगी सही करने के लिए। और फिर उसके बाद 100 में से 6 आखिरी 4 महीने में आएंगे, 100 में से 10 आखिरी 4 महीने में आएंगे मॉडरेट रिपेयर के लिए, और 100 में से 5 मेजर रिपेयर के लिए आएंगे। कब? आखिरी 4 महीने के लिए। अब मैं ड्यूरिंग द ईयर वी सोल्ड 12,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, इस साल हमने 12,000 बेचे हैं। 12,000 में से कितने आएंगे?
भाई खुदा का खौफ करें, 12% वाले। 8 महीने की लाइबिलिटी तो है ही, हमने पुराने की किताबों में रिकॉर्ड किया, ऐसे तो ना किया करें ना। डिस्क्लोज एज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी, बस ये लिख के आ जाना है। हमने कौन सी डिस्क्लोजर में अमाउंट्स निकालनी है? नहीं नहीं, फाइनेंशियल इमिग्रेशन निकालनी नहीं है। वी विल डिस्क्लोज द नेचर एंड एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। एस्टीमेट लगा के नहीं देना होता, बस बताना होता है कि यूजर को निकाल के देना है। 12,000 में से 720 मोबाइल किसके लिए आएंगे? माइनर रिपेयर के लिए। 12,000 में से मुझे लगता है कितना फारग इनका सेटअप है कि 10%, 1200 मोबाइल फिर आ गए किसके लिए? और मेजर रिपेयर के लिए इनका टोटल नहीं करने का फायदा कोई। अच्छा, कौन किसको कितने पैसे देगा? TLSL को 3 लाख, एक मिनट, सबर 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 सबर। ड्यूरिंग द ईयर वी सोल्ड 12,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड बाय अस and warranty cost of 12 lakh has been paid to SL in respect of these units, and warranty cost of 12 lakh has been already paid। इसका मतलब है कुछ ऐसे हैं जो कि 9वें 10वें महीने, कुछ ऐसे हैं जो कि 9वें 10वें 11वें महीने आ भी गए हैं। मेरे ख्याल से जिनको साल के शुरू में बेचे होंगे वो लोग आ भी गए होंगे। तो ये तो ओवरऑल मैंने लाइबिलिटी बनाई है ना, ये ओवरऑल लाइबिलिटी बनाई है। इसमें से कितनी पे हो गई? ये तो मेरा खर्चा है। कितनी पे हो गई? पेएबल नोट करें। हाँ जी, वो एसएल की किताबों में उसकी लाइबिलिटी आएगी ना, टीएल की किताबों में तो नहीं आएगी। क्या? क्यों? हमने तो ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी हुई है, मोबाइल तो भेज दिया हुआ है। ऑनरेस तो वो होता है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ये तो मोबाइल बिक चुके हैं सारे। वारंटी तो एक अलग चीज़ है ना, उस पर ऑनरेस के रूल तो ना लगाओ। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट तो ये कि चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, सामान बेचते रहते हैं वक्तन फवक्तन, तो एक ही कस्टमर को बार बार बेचते रहते हैं चीज़ें, या सफाई करके देते रहते हैं। तो फ्यूचर के हम प्लॉट करते हैं इनफ्लोज, और फ्यूचर के आउटफ्लोज प्लॉट करते हैं। इधर तो सिर्फ वारंटी वारंटी है, फ्यूचर के आउटफ्लो इनफ्लो तो है ही नहीं, इसलिए इसको सिर्फ प्रोविजन ही कह सकते हैं, इसके अगेंस्ट इनफ्लो तो कोई नहीं है। ऑनरेस में तो इनफ्लोज भी होते हैं आउटफ्लोज भी होते हैं, और लिखा होता है फ्यूचर में कोई इनफ्लो एक्सपेक्टेड नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, प्रोविजन फॉर वारंटी, ब्रॉड डाउन नहीं दिया हुआ सवाल में, नोट कर लें जी। अक्सान, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये तो यार कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, आपके कस्टम नॉर्म्स के मुताबिक डिपेंड करता है आपकी नॉर्म क्या है। बाद में मुकर जाए तो फिर आप कोर्ट में जाके केस कर दो, वो अलग, आपको वर्चुअली सर्टन है तो रिसीवेबल बुक कर लो उसका।
भाईजान सर आसिफ का ज़रा बता दें उनको। हाँ जी, अच्छा देखें, अगर कोई ऐसा सिनेरियो होता ना कि 4 महीने में वारंटी सर्विसेज देनी होती टीएल ने, तो फिर टीएल कस्टमर की तरफ लायबल फील करता और सवाल में छोटा सा लिखा होता कि इसका 20% मैन्युफैक्चरर से ले लेना, तो मैन्युफैक्चरर से इंटाइटल्ड रिसीव करता। तो अब सवाल में डायरेक्शन क्या है? एसएल विल चार्ज टीएल, मींस टीएल इज फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 months वाली पेमेंट। ओनली टीएल इज फीलिंग रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स एसएल। अब एक दफा पढ़ लें सारा। टीएल चीजें बेचती है 12 महीने की वारंटी से, अगरचे सल्फर देते हैं 8 महीने की वारंटी। वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एसएल, सही करके यही देते हैं। लेकिन अगर हाउएवर टीएल इज रिस्पॉन्सिबल इफ एफएल फेल्स टू ऑनर, means if he will not fail then he should be relax। तो इसका मतलब है 8 महीने के लिए सिर्फ ये इसकी तरफ लाइबल फील कर रहा है, टीएल रिलैक्स रहे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी भी आएगी। हाउएवर एसएल चार्जेस टीएल। अब सही करके तो एसएल ने देना है, लेकिन ऑब्वियसली पेमेंट कौन किसको करेगा? ये अपने मजदूरों को पैसे देना चाहेगा, लेकिन किसके थ्रू दिलवाएगा? टीएल के थ्रू, आखिरी 4 महीने के लिए। अच्छा, अब जो अगला सवाल था ना, उसमें कुछ और लाइन लिखी हुई थी। इस सवाल में लिखा हुआ था ऑन 31 दिसंबर 18 इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 million and 7 million वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर। यानी ये लाइबिलिटी ही दे रहा था। ये कहता है अगले साल मेरा अंदाजा है कि वारंटी क्लेम्स इतने के आएंगे। तो इसमें से हमने कैश गिवन भी नहीं थी सवाल में और माइनस भी नहीं की थी, क्योंकि इस सवाल में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? इतना इतना खर्चा हम कब कब करेंगे? अगले साल। इतना इतना खर्चा हम अगले साल करेंगे। और इस सवाल में कुछ ऐसा लिखा हुआ है इतना इतना खर्चा अगले साल करेंगे? इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? टोटल खर्चा, उसमें से इतना इस साल हो गया, तो बाकी अगले साल करेंगे। अच्छा जी, अब अगला एक कॉन्सेप्ट है, सरासिफ के बारे में आप बताएं। अच्छा, आप लोगों ने मुझे एक चीज़ बतानी है। एक आई कैप ने ना पंगा डाला था जो हमने IFRS 9 में पढ़ा हुआ है, उससे हट के हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं 10-12 मिनट में इसको क्लोज कर लें। IFRS 9 में एक छोटा सा उसने पंगा डाला था। पहले आपको मुझे रिवाइज कराना पड़ेगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी FVTPL पे। इंशाल्लाह आप रिवाइज करा लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने लोन लिया 100 रुपए का, इसकी फेयर वैल्यू हो गई 90। मैंने लोन लिया 100 रुपए का, इसकी फेयर वैल्यू हो गई 90। अगर 100 रुपए की बजाय मैंने, भाईजान अटेंटिव रहना है, फिर अगर 100 रुपए की बजाय मैंने 90 रुपए वापस करने हैं तो मुझे कितने की खुशी होगी? अगर ये मार्केट की वजह से है तो P&L में, अगर मेरी वजह से है तो OCI में। फिलहाल अगर सवाल साइलेंट है तो मार्केट। अच्छा, अब एंट्रीज क्या बनेंगी? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। अच्छा जी, अगली एंट्री इनकम क्रेडिट, P&L क्रेडिट। फर्ज कर लें इंटरेस्ट एक्सपेंस भी सवाल में दिया हुआ है। इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने कहा था फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे इस पे, ठीक है? फेस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस 100, फर्ज कर लें 12% है। कितना? 12। इस जो भी मॉडल हो ना FVTPL का, उसमें इंटरेस्ट रिकॉर्ड होते हैं हमेशा फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू पे कूपन रेट लगा के, इफेक्टिव रेट लगा के नहीं। ये थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय
आई कैप ने पंगा ये लिया इसमें, और इस इंटरेस्ट को हम अकाउंट में नहीं घुसाते, एफएल के डायरेक्ट कैश में पे कर देते हैं। आई कैप ने पंगा ये लिया इस अटेम्प्ट के अंदर कि उसने लोन का ईयर एंड और हमारे सवाल का ईयर एंड उसमें डाल दिया डिफरेंस। जब उसमें डाला डिफरेंस तो फिर उसने जब ये वाली फेयर वैल्यू और ये वाली फेयर वैल्यू को कंपेयर कर रहा था तो इंटरेस्ट तो था पेएबल, क्योंकि ईयर एंड मैच नहीं कर रहे थे, इंटरेस्ट था पेएबल। उसने इस पेएबल को उठा के इसमें बुक कर दिया, टी अकाउंट के अंदर घुसा दिया। शायद मार्केट ऐसे ही देखती है चीजों को कि लोन भी देना है इंटरेस्ट भी देना है, तो फिर उसने इस इंटरेस्ट को घुसाया यहां। तो एफवीटीपीएल में हम इंटरेस्ट को टी अकाउंट में नहीं घुसाते थे, हम इंटरेस्ट को हमेशा कैश में क्रेडिट करते थे। लेकिन अगर ईयर एंड डिफरेंट हो तो इसमें घुसा दें। इसमें घुसाने की वजह से ऑब्वियसली ये और ये फिर डिफरेंस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो जिन्होंने नहीं किया था उनका एक नंबर कट गया था, बाकी इंशाल्लाह उनको पूरे नंबर मिल गए होंगे। जिन्होंने इंटरेस्ट यहां नहीं घुसाया था, कैश में कर दिया था, उनका फेयर वैल्यू गलत निकली होगी, लेकिन बाकी सारे उनको मार्क्स मिल गए होंगे। और ऐसे पंगे डालता रहता है, हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई पंगा डालता रहता है। तो अब ये मैंने सवाल करवाना है आपको 5-7 मिनट में। जो लोग जाना चाहते हैं जाएं फ्रेश होके, ये सवाल घर जाके अटेंड कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, तो कॉन्सेप्ट क्या है ज़बानी पहले याद करें, फिर मैं लिखवा दूंगा क्लास के एंड पे। हाँ, फॉरेन करेंसी वाले चैप्टर में बिल्कुल हम इंटरेस्ट घुसाते थे लोन में। मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन हमें आदत नहीं है IFRS 9 में, मैं ये कह रहा हूं। अगर लोन का ईयर एंड और हमारा ईयर एंड, तो FVTPL मॉडल में कभी रिवाइज करना घर में, आपको ना सारी इंटरेस्ट की एंट्रीज कैश में नजर आएंगी। कभी घर में रिवाइज करना, सारी इंटरेस्ट की एंट्रीज कैश में नजर आएंगी। इसको कैश की बजाय किस अकाउंट में घुसा दें? फाइनेंशियल लायबिलिटी के अकाउंट। अच्छा जी, अब सवाल निकालें। सितंबर 18 का जो पास, वो मार्च 23 का जो पास पेपर है, किताब में ही अवेलेबल है। 1037 नहीं है, ये स्टैंडर्ड IFRS 9 है। कोई नहीं, वो होता है, ये आखिरी दिनों में इस तरह हो जाता है। रेवेन्यू का सवाल हो रहा होता है और IAS 38 याद आ रहा होता है। 753 पॉज करो भाई। ऑन यकम जुलाई 2022 ZL इशूड 2 मिलियन 10%, ये 10% होता है कूपन रेट। पेज नंबर 753। 2 मिलियन 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, फाइनेंशियल लायबिलिटी हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। कितने? 2 मिलियन। फेस वैल्यू इज इक्वल टू, ये फेस वैल्यू आ गई। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू सारी निकाल के रख लेते हैं ताकि सवाल आसान हो एंड पे। हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 ईच। लोन में क्या लफ्ज यूज होता है? इशू प्राइस। 2 मिलियन इंटू रुपीज 100 क्या? ये वर्किंग 1.1 समझ लें। द ट्रांजेक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशुएंस ऑफ दीज शेयर्स अमाउंटेड टू, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, सवाल में वापस नहीं जाना मैंने। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ये P&L में जाती है। हाँ, ये P&L में जाती है डायरेक्ट, ये कैपिटलाइज या नेट नहीं होती, क्योंकि FVTPL, यार जितने भी FVTPL मॉडल है ना, सारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट P&L में जाती हैं। ZL Myers प्रेफरेंस शेयर्स एट FVTPL, मसला ही खत्म कर दिया उसी। ये तो उसने बहुत आसान थी एडजस्टमेंट। एट 31 दिसंबर 2022 और तारीख है 6 महीने बाद हमारा ईयर एंड हो गया। द शेयर्स वर कोटेड एट 80। प्रेफरेंस शेयर्स, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, शेयर्स नहीं होते भाई, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्योंकि रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेएबल जी। फेयर वैल्यू बोले
2 million 160 million. And it is estimated that 70% reduction in fair value is due to drop in our credit rating. अच्छा, वो मैं अभी बता देता हूँ इसका क्या मतलब है. नो डिविडेंड वॉज डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर इंस्पेक्टर. नो डिविडेंड, ऑब्वियसली डिविडेंड फिर वो 10% अगले साल ही डिक्लेयर होगा, साल गुजरने के बाद. तो इफेक्टिव रेट इसमें नहीं दिया होगा, सरकार इफेक्टिव रेट नहीं दिया होगा. ये कौन सा मॉडल है? एफईटीपीएल. एफईटीपीएल मॉडल में कौन सा इफेक्टिव रेट देना है? इसमें तो सिर्फ कौन सा रेट देना है? कूपन रेट देना है. अब सवाल शुरू करते हैं. अच्छा जी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. मुझे कैश कितना इकट्ठा हुआ, 200 मिलियन या 180 मिलियन? ओ यार, पहली एंट्री इशू प्राइस से होती है. ना करो ऐसा भाई, ना करो भाई. फिर एंट्री कैसे टैली करोगे? इधर पहली एंट्री इशू प्राइस से होती है और डिबेंचर में पहली एंट्री परचेज प्राइस. उधर इधर इशू प्राइस से उधर परचेज प्राइस. थोड़ा सा नेचुरल है ना, काफी दिन हो गए, लेकिन ठीक है, अगर समझ आ रही हैं चीजें करने से फिर भी मेरे ख्याल से काफी है जी. 1 जुलाई 22 कैश डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट. सारी फिगर्स तो मैंने निकाली नहीं है. अच्छा जी, ये एंट्रीज भी साथ साथ करता रहता हूं. 1 जुलाई 22 ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैश क्रेडिट कितने से? 3 से. अच्छा जी, इसके बाद जो हम करते थे पहले मैं वो बताता हूं, और जो आईकेप ने किया फिर मैं वो बताता हूं. हम क्या करते थे? हम बस ऐसे करते थे कि हम इसमें इंटरेस्ट नहीं अब डालते थे. इंटरेस्ट की एंट्री हम यहां कर देते थे. इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट. सब्र करें. इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हम यहां एंट्री कर देते थे बस. हम इंटरेस्ट को उसमें नहीं डालते. तो जो हम क्या करते थे, हम कहते थे भाईजान फेयर वैल्यू बुलाओ. फेयर वैल्यू ने कहा सरकार हाजिर हूं. ये फेयर वैल्यू आ गई. इसके बाद हम सोचते थे कि हमें खुशी हो रही है या गम. 180 की बजाय हमने 160 देना है. कितनी खुशी हो रही है? 20 की. 70% रिडक्शन. रिडक्शन तो नहीं है, रिडक्शन तो 20 है भाईजान. रिडक्शन 20 है, रिड्यूस्ड 160 है. रिडक्शन तो 20 की है ना. 70% रिडक्शन इज ड्यू टू ओवर क्रेडिट रेटिंग. ये ओसीआई में जाएगा. रिडक्शन कितनी है? रिडक्शन ये कहां ले जाएं? और बाकी ये कौन करता था? हम ये करते थे. तो मैं ये कह रहा हूं जिसने इस तरह भी कर दिया होगा उसको आके अपने अल्लाह का शुक्र है ओसीआई और पीएनएल के मार्क्स पूरे दिए होंगे कि इसको ओसीआई पीएनएल का कॉन्सेप्ट है. उसके सिर्फ नंबर ये काटे होंगे कि यहां पे उसने इंटरेस्ट नहीं शो किया. तो परेशान ना हुआ करें, कुछ हटके चीज़ हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स रहा करें. हाँ, 235 पे इंशाल्लाह शुरू करते हैं. हाँ चले गए, ठीक है, वो तो मैं बच्चों को भेज दिया. ओके, अब मैं क्या करने लगा हूं? मैं करने लगा हूं एक पंगा लेने लगा हूं. मैं अब इंटरेस्ट को भी इसके अंदर डालने लगा हूं. और एंट्री क्या करने लगा हूं? इंटरेस्ट डेबिट पेएबल क्रेडिट या इंटरेस्ट डेबिट एफएल क्रेडिट. इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट. इस टॉपिक में इंटरेस्ट निकलता है फेस वैल्यू पर कूपन रेट लगाकर. जी, फेस वैल्यू कूपन रेट इंटू 6/10. अब व्हाट इज द फाइनल फिगर? 190 वर्स इसकी एंट्री. इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट को भी घुसा दिया उधर. हमने बच्चे पेपर में कर रहे होंगे इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, कुछ नहीं होता. खैर, आप बता दें लोन असल में उसमें इंटरेस्ट कंपाउंड कर दिया है, तो अब लोन तकरीबन 190 का हो गया.
और उसकी प्राइस गिर के कितनी रह गई है, तो कितनी खुशी को तोड़े आप। असल में तो इस 70% के मार्क्स उसने रखे होंगे, जिसने इंटरेस्ट नहीं भी डाला होगा उसको यहां मिले होंगे। फेयर वैल्यू रिजर्व इन 7 क्या था। अच्छा, अब एंट्री करवाएं किसी तरह 21 और 9 की। फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं नहीं, मैंने कहा था ये बैलेंसिंग निकाला करें। फाइनेंशियल लाइबिलिटी बैलेंसिंग, पहले किताब के साइड पे सफ़ा खाली है, लिखें FETPL चाहे डिवेंचर परचेज का हो या डिवेंचर इशू का। डिवेंचर तो वैसे ही लिखवा रहा हूँ ना, सारी चीज़ें ही आ जाती हैं, डिवेंचर, लोन नोट, TFC। FETPL चाहे डिवेंचर परचेज का हो चाहे डिवेंचर इशू का हो, चाहे डिवेंचर परचेज का हो चाहे डिवेंचर इशू का हो। और अकाउंटिंग ईयर एंड, और अकाउंटिंग ईयर एंड और इंटरेस्ट का ईयर एंड और अकाउंटिंग ईयर एंड और इंटरेस्ट का ईयर एंड मैच ना करे। तो इंटरेस्ट की एंट्री भी टी अकाउंट में डाल दें। तो इंटरेस्ट की एंट्री भी टी अकाउंट में डाल दें। अच्छा यार, पता नहीं अब आप लोगों का, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं घर में, फिर भी टाइम बंदा निकाल ही लेते हैं। किसने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया था IS28 का कल घर में, पहले का करके रखा हुआ था? तो आज ये वाला कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट वाज क्लासिफाइड एज FET OCI। ये तो आसान सा है, तो क्वेश्चन 1 ये पूरा कराइएगा आज बस। ठीक है, अब नोट करें आराम से। हाँ, सब में सेम थे, सब में सेम थे। और अगर कहीं सेम नहीं है तो वो मुझे बता दें, मैं दिखा दूंगा। निकला ऐसे तो बता दीजिएगा बस। ये तो फिर नेवर एंडिंग स्टोरी है, हर चीज़ में कोई ना कोई नई चीज़ डालता रहता है वो हर दफ़ा। ओ हाँ, अगर वहीं पे अगर सेम ईयर एंड हो तो फिर तो बड़ा ही मौजे हैं। अगर सेम ईयर एंड हो तो भी ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। देखें कैसे, आपने एंट्री करनी है इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट 10 रुपए से, और साथ ही एंट्री करनी है लोन डेबिट कैश क्रेडिट 10 रुपए से। वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाने, समझो बात को। अगर आप पुराने वाले तरीके में भी इंटरेस्ट घुसा दो तो घुसा के पेमेंट भी तो करवाओगे ना फिर। तो फिर इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, वो 10 और 10 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाने। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, ओवर कर दें।